सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो नगर नियोजन का पूछो या सामाजिक जीवन का पूछो या आर्थिक जीवन का पूछो, इस प्रकार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता। वैसे देखा जाए तो सिंधु सरस्वती सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता है। विश्व की बहुत सारी सभ्यताओं में से प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, और ये एक सभ्यता नगरीय नियोजित सभ्यता है। नगरीय नियोजित सभ्यता, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। तो जिस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, उस समय सबसे पहले 1821 में चार्ल्स मैसन ने सर्वेक्षण किया इस क्षेत्र का, लेकिन यहाँ पर ज्यादा सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद में 1856 में जो यहाँ की जो उसमें ब्रिटिश हुकूमत थी, उन्होंने क्या किया, यहाँ से माल ब्रिटेन भेजने के लिए उत्तरी क्षेत्र में यहाँ लाहौर से कराची के बीच में इस क्षेत्र में यहाँ पर रेल की पटरियों का काम चल रहा था, रेल लाइन का कार्य चल रहा था। 1856 में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। कहां से? लाहौर से कराची तक का कार्य चल रहा था। उस समय क्या हुआ, यहाँ पर रेल की पटरियों में रोड़ियों की आवश्यकता थी, पत्थरों की। तो पत्थरों की कमी थी, तो पास में कोई टिल्ला जगह दे रहा था, उस टिल्ले की खुदाई की और उस टिल्ले में कुछ वस्तु निकली, जिसमें एक चीज ईंट निकली, और इसी ईंट से ही इस सभ्यता की खोज हुई। उस समय यहाँ का कार्य दिया गया थिएटर छपरे में बर्ड बंधु। कौन देख रहे थे अभी? बर्ड बंधु के पास ये कार्य थे। विलियम बर्ड और एक का नाम था जॉन बर्ड। इन्होंने 1856 में ये सूचना सरकार को दी कि यहाँ पर कुछ रोड़ियां हैं, कुछ ईंटें निकली है। तो सरकार ने क्या किया, उस काम रुकवा दिया, वहां पर क्या सर्वेक्षण किया। तो कुछ समय बाद में 1861 में भारत में एक सर्वेक्षण बना, और उस सर्वेक्षण का नाम था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई 1861 में कनिंघम के नेतृत्व में इसका अध्यक्ष बना, और इस सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, जिसका तात्पर्य था कि भारत में जो पूरा स्थल है, जो पुरातात्विक जो स्रोत मिलते हैं, उनका सर्वेक्षण करना। तो कालखंड क्या है, क्या उसमें क्या नहीं, इस प्रकार। तो कुछ समय के लिए सर्वेक्षण चला, लेकिन ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन कुछ समय बाद में 1904 में इसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निर्देशक बनाया गया। एक व्यक्ति को, मतलब उस व्यक्ति का नाम था जॉन मार्शल को निर्देशक बना दिया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। उन्होंने यहाँ पर सर्वेक्षण कराया। कुछ समय बाद में एक बहुत बड़ी सभ्यता मिली, और उस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। कैसे? जॉन मार्शल ने 1904 में इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक चुने गए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कुछ कार्य करे, ठीक है। यहाँ पर एक नदी है, रावी नदी, इसके तट पे एक क्षेत्र है हड़प्पा। इस हड़प्पा की खोज हुई दयाराम साहनी द्वारा। हम ये कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निर्देशक 1904 में जॉन मार्शल को बनाया गया। इसके नेतृत्व में एक व्यक्ति ने 1921 में हड़प्पा क्षेत्र की खोज की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा क्षेत्र की खोज की। तो इसी के नेतृत्व का समय बाद 1922 में एक क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो। एक फिल्म आई थी मोहनजोदड़ो, जिसमें वहां के कल्चर और संस्कृति के बारे में अच्छा दिखाया गया है। तो उस समय यहाँ पर खोज किसका नाम था?
राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी उन्होंने खोज की। इसकी मोहनजोदड़ो। इस प्रकार हम कह सकते हैं सर्वप्रथम सबसे पहले किसकी खोज हुई? हड़प्पा की हुई। तो इस सभ्यता का नाम क्या दिया गया? सर्वप्रथम खोज होने की वजह से सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? हड़प्पा की, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या दे दिया भाई? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद में क्या हुआ? यहाँ पर एक नदी चलती है, कौन सी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में क्या हुआ? बहुत सारे स्थान मिले, मोहनजोदड़ो है। इस प्रकार खूब सारे क्या मिले? खूब सारे पूरे स्थल मिले। इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? कुछ समय बाद में हड़प्पा सभ्यता से नाम कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों किया? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास खूब सारे पूरा स्थल मिल गए, इस वजह से इसका नाम क्या कर दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन कुछ समय बाद में यहाँ से नदी चलती है जो वर्तमान विलुप्त हो चुकी है, कुछ हजार साल पहले, सरस्वती नदी। कौन सी नदी भी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो लुप्त है, क्या वर्तमान में लुप्त है। इसके आसपास 250 बस्तियों खोज हुई, इसके सरस्वती नदी के पास। इस वजह से इसका नाम क्या कर दिया? इसके बाद इसका नाम कर दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। जो वर्तमान नाम इसका क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दे दिया गया। इस प्रकार इन पूरा स्थलों की खोज होने लगी। अब हम पढ़ेंगे भी सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता जो क्षेत्र है, ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता का भौतिक स्वरूप क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप क्या है? तो हम यहां देखेंगे भी भौतिक स्वरूप क्या है। तो यहाँ तो उत्तर में या जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक क्षेत्र मिला है मांडा। कौन सा? मांडा सबसे उत्तर में। और सबसे दक्षिण यहाँ महाराष्ट्र में एक क्षेत्र मिला देमाबाद, देमाबाद। और सबसे पश्चिम में यहाँ पर एक पूरा स्थल मिला है सुतका गैडोर, सुतका गैडोर। और इधर सबसे पूर्व में यहाँ पर मेरठ उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र मिला आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। मतलब इसकी जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जो इसकी लंबाई है वो है, चौड़ाई है वो 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में इधर है इसकी जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई 1600 किलोमीटर है। ऐसा कहा जाता है ये पूरा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। यहाँ से इधर, फिर इधर से इधर, ये पूरा कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका औसत क्षेत्रफल है ना वो 12,99,600 किलोमीटर। और कुछ इतिहासकार हम लोग इसको वर्तमान 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। लेकिन नवीन सर्वेक्षण के अनुरूप वर्तमान इसका क्षेत्रफल है वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर, 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी 1400 किलोमीटर चौड़ाई, 1600 किलोमीटर लंबाई और ये त्रिभुजाकार फैला हुआ है। इसका पूर्ण जो क्षेत्रफल है वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन कुछ इतिहासकार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर और कुछ 13 लाख वर्ग किलोमीटर मानते हैं। अब बात कर लेते हैं पूरा स्थल कौन कौन से और किस क्षेत्र में फैले हुए। अब हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पर ये क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान, ये क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो मूलभूत रूप से कौन कौन से स्थान है? पाकिस्तान को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक यहाँ पर ये भाग बांटते हैं, ये वाला पार्ट जो बलूचिस्तान है। कौन सा भी? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में 3 क्षेत्र है। एक है सुतका गैडोर, एक यहाँ पर सुतका को, सुतका को, और एक हमला हुआ था, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बालाकोट। कौन सा भी? बालाकोट। ये 3 स्थान बलूचिस्तान में। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये सिंधु नदी है। तो यहाँ पर भी खूब सारे स्थान मिले हैं। मोहनजोदड़ो, चमुंदड़ो या चुंदड़ो या चमुंदड़ो, कोटदीजी, कोटदीजी, इस प्रकार के पूरा स्थल मिले। उत्तर में एक क्षेत्र पड़ता है पंजाब, आधा पंजाब भारत में पड़ता है, आधा पाकिस्तान पंजाब।
तो एक सत्र यहाँ पर है हड़प्पा, और हड़प्पा के पास ही 2-3 छोटे छोटे है रहमान डेरी, सरायकोला, इस प्रकार कुछ क्षेत्र यहाँ है। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत में पूरा स्थल कौन कौन से। तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है पंजाब, यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है पंजाब। तो पंजाब में 2 क्षेत्र है, एक है रोपड़ और संगरूर, ये 2 क्षेत्र पंजाब के। उसके बाद यहाँ पास में एक क्षेत्र पड़ता है हरियाणा, हरियाणा में 3 पूरा स्थल है, 3 पूरा स्थल हरियाणा में 3 पूरा स्थल कौन कौन से है? राखीगढ़, बनावली, मिठाथल। राजस्थान में 2 पूरे स्थल है, कालीबंगा और कालीबंगा और दूसरा है वो है पीलीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, नीचे महाराष्ट्र में देवाबाद, और मूल बात करते हैं गुजरात, सबसे ज्यादा गुजरात में रंगपुर, धौलावीरा, प्रभास पाटन, लोथल, सबसे ज्यादा कहां है अभी? गुजरात में। कौन सा है? धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, कचकरण में खूब सारे पूरा स्थल है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत में खूब सारे पूरा स्थल मिले। लगभग आज तक 1400 पूरे स्थलों की खोज की जा चुकी है। कितने पूरे स्थलों की भी? 1400 पूरा स्थलों की खोज की जा चुकी है। 1400 पूरा स्थल की खोज की जा चुकी है। अब 1400 पूरे स्थल ऑल आर सृष्टि कितना पूरे स्थल? 1400 पूरे स्थल। अब 1400 पूरे स्थल मिले, पूरा स्थल मिले। अब 1400 पूरे स्थल में 917 पूरा स्थल भारत में मिले और 481 पूरा स्थल पाकिस्तान मिले हैं और 2 पूरे स्थल अफगानिस्तान में मिले हैं। कौन कौन से ऊपर यहाँ 2 पूरे स्थल आए हैं? एक का नाम है सोरतकोई और एक का नाम है मुंडी गांव। ये 2 पूरे स्थल उत्तरी की ओर फैले हुए हैं, जो क्या है अफगानिस्तान में पड़ते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं पंजाब में 2, रोपड़ और संगरूर, और हरियाणा में 3, मिताथल, राखीगढ़ और बनावली, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा, हनुमानगढ़ यहाँ पर कालीबंगा और इधर यहाँ पर पीलीबंगा, गुजरात रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, प्रभास पाटन, और महाराष्ट्र में नेमाबाद, चहुंजड़ो, कोटडीजी और मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ते हैं। इस प्रकार ये भौगोलिक स्वरूप है इसका सिंधु सप्तरी सभ्यता। अब बात कर लेते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के एक एक टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभी सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो सहायक नदी है सरस्वती नदी, उसका थोड़ा बेसिक परिचय कर लेते हैं। उसके बाद में आगे वाला भाग पढ़ेंगे। थोड़ा बेसिक परिचय कर लेते हैं इसके। सरस्वती नदी वर्तमान में लुप्त नदी है, लेकिन जो इसका निकास है वो शिवालिक पहाड़ी से होता है। उसके बाद आदि बद्री जाती है, आदि बद्री से हिसार, हरियाणा हिसार जाती है। उसके बाद ये कालीबंगा जाती है। कालीबंगा होती है ये सीधे नीचे की ओर जाती है। यहाँ कालीबंगा होती है ये गुजरात में अनेक शाखाओं बढ़ जाती है। एक शाखा प्रभास पाटन की ओर जाती है। सरस्वती नदी की एक शाखा किधर जाती है भाई? प्रभास पाटन की ओर जाती है। और दूसरी शाखा है ना इसकी जो सिंधु मिल जाती है और कच्छ केरन की ओर आती है। किधर आती है भाई? कच्छ केरन की ओर। और जो किस मिल जाती है अभी जो यहाँ से आती है नदी कौन सी भाई? सिंधु नदी, उसमें मिल जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यहाँ पर लगभग 250 बस्तियां मिली है। इस नदी पर कितनी भी 250 बस्तियां मिली है। जिसके बाद सर्वेक्षण हुआ, खूब सारे पूरे स्थल मिले हैं। जो सिंधु सभ्यता थी, जो बाद में इसका नाम वर्तमान नाम सिंधु सरस्वती हो गया, क्योंकि ये संपूर्ण सतह एक ही सभ्यता का भाग था। यहाँ पर लगभग 4000 किलोमीटर सर्वेक्षण किया है वीएस वागनकर महोदय ने।
जो भारतीय पुरातत्वविद हैं, उन्होंने यहाँ पर सर्वेक्षण करने के बाद पता किया है कि वास्तविक ये सभ्यता का ये एक अंग है, जिसके बाद में यहाँ आसपास क्षेत्र में ठीक है जो जितने पूरा स्थल मिले हैं, जो इन अन्य जो सभ्यता क्षेत्रों से क्या खाते हैं, मेल खाते हैं। अब 250 बस्तियां मिली है इस नदी के किनारे। ऐसा कहा जाता है साहित्य में, इस नदी को नदी तमे, देवी तमे, अम्बे तमे कहा है, सभी नदियों की माता कहा है। किसको भी? सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला के बारे में संक्षिप्त बात कर रहे थे। स्थापत्य कला, सिंधु सरस्वती सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में सबसे पहले बात करते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता थी, नगरीय व्यवस्था जबरदस्त, ऐसी नगरीय व्यवस्था विश्व की अन्य सभ्यताओं की नहीं थी। नगरीय नियोजन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नगरीय नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता मिला है, ऐसा कहीं भी नहीं मिला है। किसी भी सभ्यता में इस प्रकार का नगरीय नियोजन नहीं मिला है। इस प्रकार यहाँ पर फैली हुई आलमगीरपुर तक सभ्यता, जो कहां से कहां तक, सूत्रका गैडोर से ये सभ्यता नगरीय नियोजन मिला। ऐसा नगरीय नियोजन संसार की सभ्यता में नहीं मिला है। मतलब यहाँ पर गड्डी यानी दुर्ग मिला है। मतलब पश्चिमी टीले पर, इधर जैसे ये 17 मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में जो पश्चिमी टीला, पश्चिम भाग है, यहाँ पर एक दुर्ग मिला है। और दुर्ग किससे घिरा हुआ है? परकोटे से घिरा है, परकोटे से घिरा हुआ मिला है। और इसके निचले भाग में, इसके निचले भाग में ठीक है ना, नगर मिला है। और इस नगर में जन सामान्य लोग रहते थे, सामान्य लोग निवास करते थे। और गड्डी में शासक वर्ग, गड्डी में कौन भाई? शासक वर्ग निवास करते थे। शासक वर्ग का निवास कहाँ था? गड्डी में। सामान्य लोग कहाँ रहते? यहाँ पर नीचे। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर जो नगर बने हुए थे, नगर व्यवस्थित नगर बना हुआ था। जो मकान थे ईंटों के बने हुए थे, मकान ईंटों के बने थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती हैं, सड़कें समकोण काटती है, समकोण काटती है, एक दूसरे क्या काटती है? समकोण काटती। इस प्रकार सड़कें, और यहाँ की सड़कें व्यवस्थित मिली है। 9 फीट से लगाकर 34 फीट तक यहाँ पर सड़कें मिली है, चौड़ी 9 फीट से 34 फीट, जिनको संभवतः राजमार्ग कहा जाता है। राजमार्ग कहा जाता है। ऐसी यहाँ पर एक क्षेत्र है कालीबंगा। कौन सा क्षेत्र है भाई? कालीबंगा। और कालीबंगा में छोटी छोटी गलियां मिली हैं, छोटी छोटी गलियां। कहाँ भाई? कालीबंगा में छोटी छोटी गलियां मिली है, 2.2 मीटर की, 2.2 मीटर। इसके अलावा 3.6, 5.4 और 7.2 मीटर की क्या मिली है? सड़कें या गलियां मिली है। एकमात्र पूरा स्थल है लोथल, जहां पर भवनों का मुंह गलियों में नहीं खुलकर मूल सड़क की ओर खुलता है। बाकी जितने भवन मिले उनके जो गेट है ना, वो गलियों में खुलता है, मूल जो राजमार्ग है यहाँ पर नहीं खुलता है। इस प्रकार ये व्यवस्थित क्या मिली है अभी, ठीक है ना, जो कह सकते हैं सड़कें मिली हैं, व्यवस्थित गलियां मिली हैं, ठीक है। सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती हैं। बड़ी सड़कें 9 से 34 फीट मिली है, जिसको राजमार्ग कहा जाता है। छोटी सड़कें जैसे कालीबंगा वगैरह मिली है 2.2 मीटर की, 3.6 मीटर की, 5.4 मीटर की और 7.2 मीटर की। इस प्रकार की कुछ व्यवस्थित गलियां मिली है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नाली व्यवस्था की। सर्व इंपोर्टेंट है नाली व्यवस्था। नगरीय नियोजन की स्थापत्य कला में सर्व इंपोर्टेंट है नालियां। वर्तमान में जो नाली व्यवस्था है शहरों की, मतलब आज 16वीं शताब्दी में फ्रांस का सर्व इंपोर्टेंट क्षेत्र था पेरिस। पेरिस में भी इस प्रकार व्यवस्थित नाली नहीं थी, जो किस क्षेत्र में बनी हुई थी? सिंधु सभ्यता में बनी हुई थी। वो नालियां व्यवस्थित तरीके से, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी यहाँ पर एक भवन है तो घर में, ठीक है ना, 4 कक्ष थे। कक्ष कितने भी? 4 कक्ष है, जिसमें कुछ निवास करने के लिए कमरे बने हुए थे। कुछ पाठशाला भी बनी हुई थी, पाठशाला।
पाठशाला के अलावा शौचालय बना हुआ था। क्या बना हुआ है? शौचालय बना हुआ था। शौचालय के अलावा ठीक है ना, घर के अंदर भी क्या बना हुआ है? कुआं बना हुआ है। तो यहाँ का व्यवस्थित पानी है वो छोटी नाली के पास, उसके बाद बड़ी नाली के पास होते हुए ठीक है बड़ी नाली में चला जाता है। मतलब नाली है ना, उसके बीच में यहाँ पर शौच यानी चैम्बर लगे हुए, इन चैम्बरों में चला जाता है, इन गड्ढों में कचरा निकाल लेते हैं। आगे नालियां ढकी हुई थी, ये नालियां ईंटों से बनी हुई थी, इससे बनी हुई पक्की ईंटों से बनी हुई है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं नगरीय नियोजन में सर्व उत्कृष्ट जो भाग कहीं देखा जाता है वो कहाँ देखा जाता है? सिंधु सभ्यता में देखा जाता है। ऐसी जानकारी मिलती है। नगरीय नियोजन के बाद हम बात करते हैं नगरीय नियोजन में दूसरा भाग बात करते हैं, वो बात करते हैं विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार सिंधु सरस्वती सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा जो स्नानागार मिला है वो स्नानागार मोहनजोदड़ो मिला है। मोहनजोदड़ो में मिला है स्नानागार। विशाल स्नानागार एक क्षेत्र मिला मोहनजोदड़ो में। इस प्रकार का बना हुआ एक स्नानागार मिला है। इस प्रकार बना हुआ स्नानागार, जिसके उत्तर पार्श्व और दक्षिण पार्श्व में सीढ़ियां लगी हुई। उत्तर पार्श्व और दक्षिण पार्श्व में क्या लगी हुई? कुछ सीढ़ियां लगी हुई। उत्तर पार्श्व और दक्षिण पार्श्व में इस प्रकार सीढ़ियां लगी हुई है। दोनों ओर से अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां। इतना विस्तृत स्नानागार था जिसके उत्तर में यहाँ पर चरचर पंक्ति में दो उत्तरबंद स्नानागार भी बने हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इसकी लंबाई 39 फीट है और चौड़ाई है वो 23 फीट है, और जो गहराई है ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, और इसकी गहराई 8 फीट तक है। 8 फीट तक ये स्नानागार मोहनजोदड़ो मिला है। ऐसा कहा जाता है धार्मिक क्रियाकलाप की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट था। कोई धार्मिक पर्व था उस समय सामूहिक स्नान करते हैं, जल पूजा की जाती है। जल पूजा क्या की जाती है? जल पूजा की जाती है। इसके पश्चिम में एक यहाँ पर पानी, गंदा पानी बाहर निकालने के लिए यहाँ पर ठीक है एक भाग बना हुआ था, ठीक है, जिसको निकाल दी, नाली बनी निकाल दी, गंदा पानी बाहर आता था। इस दिशा में यहाँ पर एक कुआं बना हुआ था, इस कुएं से इसके अंदर पानी भरा जाता था। इस प्रकार ये विशाल स्नानागार धार्मिक क्रियाकलाप दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट है। अनागार स्नानागार के बाद में नगरीय नियोजन में एक वस्तु मिली है, विशाल अनागार। विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार दो स्थानों पर मिला है। हड़प्पा में भी विशाल अन्नागार मिला है और मोहनजोदड़ो में भी विशाल अन्नागार मिला है। दोनों स्थानों पर मिला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर विशाल अन्नागार मिले हैं। 55 इंटू 43 लगभग 55 इंटू 43 मीटर का मोहनजोदड़ो लगी हड़प्पा मिला है, हड़प्पा में। और इसी प्रकार मोहनजोदड़ो 45.71 इंटू 15.23 का जो स्नानागार मिला है, मतलब ये अन्नागार मिला है। इस प्रकार दो विस्तृत अन्नागार मिले। ऐसा कहा जाता है हड़प्पा में जो अन्नागार मिला है वो अन्नागार रावी नदी के तट पर मिला है, जिसका मुंह है ना वो रावी नदी की ओर खुलता है। रावी नदी की ओर खुलता। अब एक प्रश्न उठता है, इसका मुंह रावी नदी की ओर क्यों खुलता? क्योंकि नदियों से लाते माल लोडिंग करते और उसके बाद में उसके अंदर डाल देते ताकि परिवहन के साथ नदियां थी उस समय। इस प्रकार नदी की ओर खुलता, नदी की ओर खुलता। और नदी के पास में जो परकोटा बना हुआ था वो ऊपर था, ताकि जो पानी है ना, पानी वहां तक पहुंच नहीं पाए। जैसे ये नदी चलती है तो नदी की तलहटी से ऊंचा यहाँ पर क्या बना हुआ था? अन्नागार बना हुआ था। नदी की तलहटी से ऊंचा बना हुआ। ऊंचा क्यों था? ताकि यहाँ पर जो पानी है ना, पानी वो इस अन्नागार में प्रवेश नहीं कर पाए, क्या रहे, अनाज सुरक्षित रहे। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है 6 की पंक्तियां थी। कितने की भी? 3, 4, 5 और 6 की पंक्ति इधर और 6 की पंक्ति इधर। इस प्रकार क्या बने हुए थे? अन्नागार बने हुए। प्रत्येक पंक्ति 20-23 फीट का अंदर था। कितना भी?
23 फीट का अंतर था। इस प्रकार के बड़े अनागार मिले हैं। हड़प्पा मौजूद है, हड़प्पा मिला 45.71.15.23 मोहनजोदड़ो में, और हड़प्पा मिला है 55.23 मीटर का हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो मिला है 45.71 इंटू 15.23 मीटर चौड़ा जो अनागार मिले। इतने बड़े बड़े अनागार, इसका मतलब क्या है, वस्तु यानी धान का स्टोर करते थे। कौन भाई? वहां के लोग, जो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से क्या है, सर्व इंपोर्टेंट है। उसके बाद आगे वाले की बात करते हैं, वो है विशाल जलाशय स्टेडियम। विशाल जलाशय और स्टेडियम, विशाल जलाशय स्टेडियम, विशाल जलाशय एवं स्टेडियम, स्टेडियम, जलाशय और स्टेडियम, ये सब इंपोर्टेंट है। विशाल जलाशय स्टेडियम धौलावीरा मिला है। क्या मिला अभी? धौलावीरा। यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है गुजरात में, यहाँ पर धौलावीरा। कौन सा भी? धौलावीरा क्षेत्र पड़ता है, धौलावीरा। यहाँ पर विशाल जलाशय मिले। धौलावीरा में छोटे मोटे 16 जलाशय मिले, 16 जलाशय मिले। कहाँ भाई? धौलावीरा। कहाँ? धौलावीरा में छोटे मोटे 16 जलाशय मिले हैं। एक जलाशय धौलावीरा के दुर्ग के दक्षिण में, दुर्ग के दक्षिण दिशा में चट्टान को काट कर, ठीक है ना, चट्टान को काट कर बनाया गया, काट कर बनाया गया। 214 इंटू 36 का विशाल गोदीवाड़ा भी मिला है। 283 इंटू 45 स्टेडियम मिला है। 283 इंटू 45 मीटर का एक विशाल स्टेडियम मिला है, स्टेडियम मिला है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं 16 जलाशय, छोटे छोटे जलाशय मिले हैं, तालाब। इसका मतलब क्या? सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग जल का प्रबंधन, जल एकत्रित करने का कार्य भी करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय जल प्रबंधन करने की कौशलता किसमें थी? सिंधु वासियों में थी, ऐसी जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक विशाल स्टेडियम मिला है, खेल में भी रुचि थी, खेल में भी रुचि थी। 223 इंटू 45 मीटर का था। इसका मतलब खेल में रुचि भी कहाँ के लोग रहते थे? सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे। इसी तलहटी के पास में लोग क्या इस प्रकार के स्टेडियम के पास सीढ़ियां बनी हुई थी, जो दर्शक आराम से बैठ सकते हैं वहां पर, ठीक है ना, जो पशु दौड़ या ठीक है ना, जो अन्य प्रकार के जो खेल है ना, वो खेल वगैरह होते थे। इस प्रकार के पूरा अवशेष मिले हैं, साइन बोर्ड वगैरह यहाँ पर कुछ खूबसूरत चीजें मिली है धौलावीरा। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जलाशय जल प्रबंधन की व्यवस्था कहीं थी, वो कहाँ थी? धौलावीरा में थी। जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ थी? जल प्रबंधन कार्य कहाँ होता था? धौलावीरा में होता था। इसी प्रकार विशाल जलाशय की जानकारी भी यहाँ पर मिलती है, विशाल जलाशय। उसके बाद में बात कर लेते हैं आगे वाला बिंदु की, ठीक है, विशाल गोदीवाड़ा। विशाल गोदीवाड़ा, विशाल गोदीवाड़ा, विशाल गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा है। विशाल गोदीवाड़ा का मतलब क्या है? बंदरगाह, बंदरगाह। सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह मिला वो मिला यहाँ पर एक क्षेत्र है लोथल। कौन सा भी? लोथल में एक बंदरगाह मिला है, सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल। 214 इंटू 36 मीटर, 214 इंटू 36 मीटर का चौड़ा इस प्रकार एक बंदरगाह मिला है, जिसकी गहराई 3.3 मीटर, इसकी क्या है? गहराई, इसकी गहराई मिली है 3.3 मीटर। 12 फीट चौड़ा प्रवेश द्वार मिला है, 12 फीट चौड़ा प्रवेश द्वार मिला है। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से एक यहाँ पर बंदरगाह मिला है, लोथल बंदरगाह। इसकी सहायता से क्या होता है? मेसोपोटामियन सभ्यता आदि सभ्यताओं क्या होता है? व्यापार विनिमय होता। इस प्रकार एक व्यवस्थित बंदरगाह मिला है लोथल में। बहुत बड़ा गोदीवाड़ा मिला है, जो वर्तमान विशाखापट्टनम जो बंदरगाह भारत का, इतनी बड़ी गोदी उस समय लोथल बंदरगाह थी, इसे बड़ी गोदी लोथल बंदरगाह की ऐसी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, वो बात करते हैं
सिंधु संस्कृति सभ्यता में कला, लिपि और विज्ञान, कला, लिपि और विज्ञान। सिंधु संस्कृति सभ्यता में कला, लिपि, विज्ञान, कला, लिपि और विज्ञान की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार पूरा स्थल पूरा अवशेष रूप में वस्तु मिली है, जैसे मिट्टी की मोहरें मिली है, वस्तु आकृतियां मिली है, आभूषण मिले हैं, औजार मिले हैं, सबसे ज्यादा मिट्टी की सेल खड़ी की मोहरें मिली है, सबसे ज्यादा सेल खड़ी की मोहरें मिली है, सबसे ज्यादा सेल खड़ी की मोहरें मिली है। धातु कला के दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट थी। सिंधु घाटी सभ्यता में धातु कला के दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट थी। यहाँ पर एक कांसे की मूर्ति, एक कांसे की एक नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली है, 11.5 इंच कहीं आता है 12 इंच की इस प्रकार ये एक नृत्य की महिला की मूर्ति मिली है, जो कांसे की मूर्ति है। इसका धातु विज्ञान दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। देवाबाद में एक रथ मिला है, देवाबाद में क्या मिला भाई, एक रथ मिला है, धातु का रथ। इसकी दृष्टिकोण से क्या है, कला के दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट है। कौन सी सभ्यता की, सिंधु संस्कृति सभ्यता। इसके अलावा लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। पढ़ने के दावे खूब सारे किए गए, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सिंधु संस्कृति सभ्यता की लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में लोगों ने वस्तुओं को चिन्ह के रूप में उकेरा है, इसलिए यहाँ की लिपि है ना, उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, या फिर इसको पृष्ठोपेदन लिपि कहा जाता है। भाव चित्रात्मक इसको क्या कहा जाता है, पृष्ठोपेदन लिपि कहा जाता है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस प्रकार ये लिपि लिखी जाती है। कुल मिलाकर सबसे बड़ा जो धौलावीरा में एक मोहर है, उसको 17 अक्षरों का एक लेख मिला, 17 अक्षरों का लेख मिला है। कहां से भी, धौलावीरा जो इस प्रकार का एक लेख, इस प्रकार का एक लेख जो कितने अक्षरों का है, जो कितने अक्षरों का है, 17 अक्षरों का इस प्रकार की जो मिली है, जो जिसके चिन्ह मिले हैं। इसका मतलब क्या है, वहां के लोग उस समय चिन्ह के रूप में चीजों को उकेरा, लेकिन इसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। इसका मतलब लिपि का उसका आविष्कार हुआ। इसके बाद करते विज्ञान की बात। विज्ञान की सर्वोत्कृष्ट कौशलता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। कैसे, वहां पर कुछ इस प्रकार के पूरा अवशेष मिले हैं, लोथल और कालीबंगा से, कालीबंगा और लोथल से इस प्रकार के कुछ पूरा तात्विक अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से एक लड़के की खोपड़ी मिली है, खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए हुए हैं, 6 छेद किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, शल्य क्रिया के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट थी, शल्य क्रिया की दृष्टिकोण से मूर्ति। इसका शल्य क्रिया विज्ञान की कुशलता सिंधुवासियों को थी। हम कल इसके आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन। तब तक आपको ये करना है। और जो आज गैर क्वेश्चन है वो लिख लो। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय नियोजन के बारे में आप क्या जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के गृह कार्य
क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपको क्वेश्चन करना है। नगर नियोजन के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बाद आगे वाला टॉपिक है ना वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। कौन सा भी? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता